जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में एक और प्यारा सा क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। और क्वेश्चन क्या है, पहले हम आपको बता देते हैं कि ये क्वेश्चन किस किस पेपर में आ सकता है और किस में आया हुआ है। तो ये देखिए, IIT जेईई नीट यूपीएससी 1996 में आया हुआ है और पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आइए समय बिना जाए कि हम आपको बताते हैं कि पहले क्वेश्चन क्या है। आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। The variation of displacement d with time t in the case of a particle falling freely under gravity from rest is correctly shown in figure which। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये क्वेश्चन एक ही झटके में समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अपनी संभावना के लिए मैं आपको इस क्वेश्चन को एक बार हिंदी में भी बता देता हूँ। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट The variation of displacement d with time t in a case of particle falling freely under gravity from the rest is correctly as shown in figure। ये कह रहा है क्वेश्चन कि हमारे पास कोई एक पार्टिकल है, मान लेते हैं ये पार्टिकल ये है, और ये कह रहे हैं कि जो पार्टिकल है पहले क्या था, रेस्ट में था। पहले कहाँ था, रेस्ट में था। फिर उसके बाद ये फ्रीली फॉल होना शुरू होता है अंडर ग्रेविटी, यानी कि इसके ऊपर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से बस गिर रहा है। इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जा रहा है। तो भाई जब ये गिरेगा यहाँ से यहाँ तक तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और इसी डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट का नाम दे दिया जा रहा है। क्यों, इसलिए नाम दे दिया जा रहा है क्योंकि इसका जो गिरने का डायरेक्शन है वो क्या स्पेसिफिक और फिक्स टुवर्ड्स द अर्थ है, इसलिए इसे डिस्प्लेसमेंट का नाम दे दिया गया। यानी कि जो पार्टिकल यहाँ से ऊपर से नीचे गिर रहा है तो इसके द्वारा कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया जाएगा। मान लेते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी है, और इस पार्टिकल के द्वारा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कुछ समय भी लगा होगा, मान लेते हैं वो टी है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो भाई जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे समय बीतेगा उस केस में हमें डी की भी कुछ वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो डी और टी के बीच में जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ ना कुछ बनेगा। वो लीनियर भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, पैराबोलिक भी हो सकता है, हाइपर पैराबोलिक भी, कुछ भी हो सकता है भाई। वो डिपेंड करेगा कि अब आप जब इसको इंस्पेक्ट करेंगे। तो यही पूछ रहे हैं कि इसमें भाई जब ग्राफ बनेगा टी और डी के बीच में तो कौन सा ग्राफ बनेगा, ए वाला बनेगा कि बी वाला बनेगा कि सी वाला बनेगा कि डी वाला बनेगा, यही आपको बताना है। और यही जैसे बता दिए क्वेश्चन हल हो जाएगा, मामला ही रफा दफा हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपको शुरुआत से एकदम शुरू करते हैं। जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो एकदम बहुत आसानी से, बहुत इत्मीनान से बैठिए, आप तुरंत क्वेश्चन को कर लेंगे। बस आपको कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, आपके सारे कंसेप्ट्स और फार्मूलाज आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला किस कंसेप्ट के साथ कहाँ लगने वाला है। ये अगर आपको क्लियर है तो हम आपसे उम्मीद और आपको वादा दिलाते हैं, आपसे वादा करते हैं कि आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कंडीशन देखिए, हमने आपको पहले ही बता दिया कि पार्टिकल कहाँ था, रेस्ट में था, और हमें जो ग्राफ डिस्क्राइब करना है वो डी और टी के बीच में करना है। तो जब डी और टी के बीच में हमें ग्राफ बनाना है तो भैया ये हम लोग करेंगे क्या कि डी और टी के बीच में एक रिलेशन पहले डिराइव कर लेते हैं, यानी कि एक रेकरेंस फार्मूला बना लेते हैं, और उसी फार्मूले के थ्रू टी की कुछ वैल्यू देते जाएंगे, डी की वैल्यू हमको मिलती जाएगी। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉल्यूशन में देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग क्या जानते हैं भाई, उसमें v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है पहला, फिर ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, एक होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो देखिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला हम लोग फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। यह s क्या है, डिस्टेंस है, और यही जो डिस्टेंस है हमारा डिस्प्लेसमेंट पे तब्दील हो जा रहा है। क्यों, आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये जो पार्टिकल है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ऊपर से पृथ्वी की तरफ, यानी फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी टुवर्ड्स द अर्थ, यानी इसका डायरेक्शन क्या है, फिक्स है। दिस इज द रीजन दैट्स व्हाई हियर द डिस्टेंस इज गोइंग टू चेंज इनटू द डिस्प्लेसमेंट, और यही कारण है कि जो डिस्टेंस है यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट में तब्दील हो जा रहा है। तो देखिए ये जो यस है हमारा, यह डी हो गया, और यू टी है तो इसको यू टी लिख दिए, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है तो हाफ ए टी स्क्वायर हमने लिख दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस इक्वेशन को समझने में किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। तो बस अब यहाँ तक समझ गए तो आप समझ लीजिए कि इसकी कहानी क्लियर है। अब देखिए यू की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा पार्टिकल है वो कहाँ था, पहले रेस्ट में था। तो भाई जब रेस्ट में था तो यू हमारी होती क्या है, इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी जब पार्टिकल रेस्ट में था तो यू की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, बिल्कुल होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ही हमको दिया है कि जो पार्टिकल है वो हमारा कहाँ है,
रेस्ट में है। सो दिस इज द रीजन दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ u विल बिकम ऑटोमेटिकली जीरो, और u की वैल्यू यहीं से क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और इस u की वैल्यू जब जीरो इस इक्वेशन में पुट करेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ देखिए लेफ्ट में d है तो यहाँ d हो गया, इक्वल टू का सिंबल है तो यहाँ इक्वल टू का सिंबल लगा दिए, और u की जगह यहाँ जीरो पुट कर दिए, यहाँ t था तो यहाँ t पुट कर दिए, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस लगा दिए, और सेम टू सेम इस मेंबर को 1/2a² यहाँ हमने लिख दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस इक्वेशन को भी समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी। तो जब यह बात है तो आइए तुरंत आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप पकड़ते हैं। देखिए जीरो का मल्टीप्लाई t में होगा तो यह तो पूरा मेंबर जीरो हो गया, इसकी कहानी ही खत्म कर दिया हमने। फिर प्लस था तो प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1/2a² है तो 1/2a² हमने लिख दिया। अब चूँकि अगर एक्सेलरेशन की आप बात करेंगे, देखिए यहाँ पे जो पार्टिकल गिर रहा है इस पे कौन सा एक्सेलरेशन काम कर रहा है भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से, ठीक है। इसे किसे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, इस इक्वेशन में ए को जी से रिप्लेस कर देंगे। इट मीन्स दैट एज हेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द ओनली एक्सेलरेशन विच इज आर वर्किंग ऑन द पार्टिकल, सो ड्यू टू दिस रीजन वी विल रिप्लेस ए बाई जी, और यही कारण है कि हम लोग ए को जी से रिप्लेस कर देंगे। तो ये 1/2 है तो यहाँ 1/2, ए को हमने जी में लिख दिया, और यहाँ t² है तो यहाँ t² कर दिए, ठीक है। तो 1/2 हो गया, d की वैल्यू क्या हो गई 1/2 अब देखिए यहाँ आ जाइए, यहाँ d था तो यहाँ हमने d लिख दिया, और 1/2 है तो यहाँ पे 1/2 हमने GT² लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ d है तो यहाँ d लिख दिए। 1/2 क्या है, एक कांस्टेंट है। g क्या है, इसकी वैल्यू 9.8 होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट है। t कांस्टेंट नहीं है, यानी कि 1/2 GT जो है यह पूरा कांस्टेंट, इसे हमने k मान लिया, और यहाँ t² है तो इसे t² लिख दिया। अब जरा थोड़ा सा पुराने वाले मैथ के चैप्टर में जाइए आप अपने, वहाँ पढ़े होंगे पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब पढ़े थे। तो जो पैराबोला का इक्वेशन होता है वो y = ax² होता है, y = -ax² होता है, वहाँ k होता है, एक जगह वहाँ क्या था, y = kx² - kx², x = -ky², इस तरीके से फॉर्मूला होता है। तो ज़रा ध्यान से इसको देखिए, ये किससे मैच कर रहा है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला से मैच कर रहा है, ठीक है। और पैराबोला का जो फिगर होता है इस तरीके का, अगर पैराबोला है तो यहाँ आप देख रहे हैं पूरा मेंबर किस में है, प्लस में है, और y भी किस में है, प्लस में है। तो x की आप कुछ भी वैल्यू अगर लेते हो, यानी यहाँ x क्या है, t है, और a हमारा क्या है, k है, इसका हम लोग इससे बस कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि d = kt² जो है वो हमारा पैराबोला का इक्वेशन है। और अगर आपको पैराबोला नहीं पता है क्या होता है तो फिर भी हम आपको बता देंगे कि इसमें कौन सा इक्वेशन सही होगा, यानी कौन सा ग्राफ सही होगा। तो देखिए थोड़ा सा, देखिए t है तो t पहले क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, फिर 1 सेकंड हुआ होगा, फिर 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, फिर 4 सेकंड, फिर 5 सेकंड, 6 सेकंड, ऐसे ऐसे बढ़ता गया होगा। और इक्वेशन हमारा क्या है, d = kt²। तो जब देखिए जब t की वैल्यू 0 इसमें पुट करेंगे तो k × 0² इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया तो 0, d की वैल्यू क्या होगी भाई, 0, यानी जब t 0 तो d 0। जब t की वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा d = k × 1², तो ये हो गया k, यानी कि कुछ वैल्यू हमें d की मिल जाएगी। जब t की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो d की वैल्यू k आ जाएगी। उसी तरीके से t की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो देखिए 2 दूना के 4, 4k आ जाएगा, 4k। फिर 3 पुट करेंगे तो 3 3 का 9k, ठीक है। फिर 4 पुट करेंगे तो 16k, 5 पुट करेंगे तो 25k, यानी कि अब ये बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो रहा है। देखिए अभी आपका क्या है, t4 है, पाँच ही सेकंड हुआ है, लेकिन ये बहुत तेज़ी से d बढ़ना शुरू हो गया। d जो है आपका बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हम लोग ग्राफ को स्टडी करना शुरू करेंगे। देखिए शुरू से शुरू करते हैं, डी वाले से, इधर आ जाइए, बी वाले से शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए पहले तो समय 0 था तो डी भी 0 था, तो यहाँ तक तो ग्राफ सही है। फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो टी यहाँ था, लेकिन डी अब तेज़ी से बढ़ रहा है, यानी कि ये तो बराबर बराबर हो गया भाई, लीनियर हो गया ग्राफ। अब मान लेते हैं टी 5 सेकंड है, इधर डी 5 मीटर है। तो हम लोगों ने कैलकुलेट क्या किया है, देखिए यहाँ पे जब टी की वैल्यू 5 थी तो डी की वैल्यू 25 के आ रही है। तो भाई इसका मतलब ये है कि ये तो लीनियर हो गया ग्राफ, ये तो सरासर गलत हो गया। और इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे जैसे टी की वैल्यू बढ़ रही है डी की भी वैल्यू नॉर्मली यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। और यहाँ से देख के हम लोग ये कह सकते हैं कि नहीं, डी की वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया इक्वेशन इसके थ्रू। देखिए
इसके थ्रू से, और हमने आपको जो पुट करके इसमें बताया है इसके थ्रू आप देख रहे हैं कि जो डी की वैल्यू है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि सिंपली ये लीनियर ग्राफ तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो कट गया। फिर उसके बाद इसमें भी भाई लीनियर है। अच्छा लीनियर है, लेकिन इसमें अंतर क्या है, इसमें देखिए, इसमें जब टी की वैल्यू 0 थी तो इसमें पहले से ही डी की वैल्यू कुछ ना कुछ ये दे रहे हैं, तो ये तो तुरंत गलत हो गया भाई। पहले से ही कैसे हो जाएगा? जब समय की वैल्यू 0 होगी तो जाहिर सी बात है कि उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी हमारा 0 ही रहा होगा, क्योंकि पार्टिकल के द्वारा थोड़ा सा भी डिस्टेंस उसमें ट्रेवल नहीं किया रहा गया होगा। और वैसे भी ये लीनियर है, तो टी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है डी की वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट होती है, ये वाला ग्राफ भी कट हो गया। फिर उसके बाद आप इधर देखिए, टी की कुछ वैल्यू के लिए डी की वैल्यू क्या हो जा रही है, कांस्टेंट हो जा रही है। उसके बाद फिर हम बढ़ा रहे हैं तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, ये भी गलत हो गया। अब पहले ग्राफ की बात करते हैं, इसमें ज़रा देखिए ध्यान से, टी की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ी तो डी की भी वैल्यू हमको मिली, फिर टी की वैल्यू यहाँ आए तो फिर डी की वैल्यू मिली, फिर टी की वैल्यू कुछ पुट किए तो देखिए डी। लेकिन इसके बाद जब देख रहे हैं तो डी की वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़नी शुरू हो गई। देखिए, देख रहे हैं, तो इधर टी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन डी क्या है, अब यदि इसके ऊपर जब ग्राफ बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो जाएगा। और यही होता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसको पूरा ऐसे बनाते हैं। चूँकि टी हमारा माइनस नहीं हो सकता है तो इसलिए ग्राफ इधर कभी नहीं आ सकता है। तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग अपने इक्वेशन से ये कहेंगे कि हेंस तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बखूबी समझ में आया होगा, बहुत ही इत्मीनान से आप इस हमारी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो मेरा आपसे वादा है कि आप ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। इसमें इसके हर एक कंसेप्ट को आप गेन कर लेंगे। और हमारे अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी साझा करिए। और इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो आप कमेंट करिए, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।